दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। तो आज हम करने आ रहे हैं एनटीपीसी के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड है 16 महाजनपद से, मगध साम्राज्य से, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे मौर्य वंश से, क्योंकि आपको पता है कि ये हिस्ट्री क्लास चल रही है और इसमें मैं सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई इधर उधर के मैं क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ। और आपको मैं बाय मैप भी इस क्लास में आज मैं आपको बाय मैप समझाने की कोशिश करूंगा कुछ। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ हम बात कर लेते हैं 16 महाजनपद के बारे में। तो 16 महाजनपद के जैसा कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे आपकी एक मैप लगा हुआ है, ये 16 महाजनपद का है। तो इन 16 महाजनपद में आप देख पा रहे होगे ये आपका मगध है, ये कौन सा आपका मगध है, ये आपका चंपा है, इधर इधर आपका देख पा रहे होगे आप, इधर वैदेही है, क्लियर है। ये वत्स्य है, कौशाम्बी है, कोसल है महाजनपद, सुना होगा अपने, पांचाल महाजनपद, क्लियर है। और आपका ये अवंती महाजनपद और अश्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो आपका दक्षिण भारत में आप पड़ता है। और इधर आपने सुना होगा गंधार, जिसकी राजधानी क्या है, पेशावर। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ पीछे कि आपको याद क्या रखना है। आपको ये याद रखना है कि अंग महाजनपद की, देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, चंपा। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर वही आपका जो पड़ता है बिहार की तरफ, क्लियर है। मगध की राजधानी ग्रीवरज और इसका दूसरा नाम क्या है, राजगृह। कौन सा एरिया है इसका, पटना, गया, शाहाबाद। ये पटना आपका वही है जो पटना बिहार की राजधानी पटना। अच्छा, पटना के बारे में याद रखना, पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। क्या नाम है, पाटलिपुत्र। और पटना एक ऐसा शहर है जो सोन और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। चलिए काशी की क्या है राजधानी, वाराणसी। काशी आपको पता होगा, वाराणसी इसका एरिया पड़ता है वर्तमान का। कौशल महाजनपद की राजधानी आपकी श्रावस्ती और अयोध्या। ये आपका एरिया पड़ता है, देखो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। फैजाबाद आपको पता होगा, फैजाबाद का जो पुराना नाम है वो अयोध्या है, क्लियर है। फैजाबाद का पुराना नाम क्या है, अयोध्या। वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी है वैदेही, मिथिला। और ये वैशाली और उत्तरी बिहार के जिले। वैशाली ये कौन सा, दिल्ली वाला वैशाली नहीं है, ये आपका वही है बिहार वाला वैशाली। इसके बाद हम मल जनपद की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पांचाल। पांचाल क्या है आपकी, उत्तरी पंचाल। ये आपका पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया जो है आपका, उसमें पड़ता है। फिर आपकी एक अश्मक एकमात्र ऐसा जनपद है जो आपका दक्षिण भारत में, देखो नर्मदा नदी व गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है, क्लियर है। ये दक्षिण भारत की तरफ पड़ता है। अवंती महाजनपद, अवंती का जो एरिया है मालवा प्रदेश है। मालवा प्रदेश आपको पता होगा राजस्थान का जो एरिया है वो मालवा प्रदेश है, राजस्थान। और आपको कुछ एमपी का पार्ट भी पड़ता है, मैं भी आपको मैप में दिखाता हूँ। गंधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है वह, वर्तमान में आपका पाकिस्तान के पूर्वी और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। लास्ट आपकी है कंबोज, लास्ट आपकी है क्या, कंबोज की है हाटक, और ये भी आपका कहाँ है, पाकिस्तान के एरिया में। तो गंधार और कंबोज ये आपके दो जनपद जो पड़ते हैं पाकिस्तान के एरिया में पड़ते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आप इस मैप का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सी ये जो मैप है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो गंधार जनपद आपका ये है, दोबारा लोकेट कर दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, गंधार जनपद इस वर्तमान में कहाँ, इसकी राजधानी क्या है, पेशावर है, क्लियर है। तक्षशिला देखो आप ये देख पा रहे होगे। अवंती ये है आपका, अवंती ये वाला प्रदेश अगर आप वर्तमान के मैप से इसे लोकेट करोगे तो ये पूरा आपका एरिया मालवा प्रदेश पड़ता है, क्लियर है। ये नर्मदा नदी है आपकी, नर्मदा के थोड़ा दक्षिण में आओगे तो अश्मक पड़ जाता है। मगध जनपद ये है, क्लियर है। तो आज हम फिर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा मैं कुछ और डिटेल में आपको नॉलेज दे देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी आसानी रहे। चलिए थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं, थोड़ी सी ये आपने कर ही लिया है। एक और याद रखना, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है, देखो इंद्रप्रस्थ अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है तो आप क्या बताओगे, इंद्रप्रस्थ है। क्या बताओगे, इंद्रप्रस्थ है। और वर्तमान एरिया क्या है इसका, हरियाणा व दिल्ली का यमुना और पश्चिमी में स्थित क्षेत्र, यानी हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र जो हैं वो आपके किस में पड़ते हैं, इंद्रप्रस्थ यानी कुरु जनपद में पड़ते हैं आपके, क्लियर है। थोड़े से कुछ और देखते हैं इसमें, थोड़ी सी डिटेल में अपनी नॉलेज लेते हैं।
देखिए अब बात करें मौर्य वंश की, पहले बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं मगध की हम। ये मौर्य काल है, चलो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये भी नहीं, ये देखते हैं। देखो मगध जनपद के बारे में आज क्वेश्चन लगाएंगे, तो उससे पहले मगध जनपद के बारे में आप थोड़ी सी माइंड में थीम बना लीजिए कि मगध साम्राज्य पे कौन कौन आपने किस किसने शासन किए था। तो मगध साम्राज्य पे सबसे पहले जो वंश रहा था वो हर्यक वंश रहा था, उसके बाद शिशुनाग वंश रहा था, उसके बाद आपका रहा था नंद वंश। तो हर्यक वंश का जो सबसे प्रथम शासक था वो क्या था, बिंबिसार। उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों ही आपके अच्छा बात करें, दोनों ही बौद्ध धर्म को मानते थे। दोनों ही किसको, कौन से धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। और अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हथियाई थी, और अजातशत्रु फिर क्या बैठा था, सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद उदायीन है, उदायीन ने अपने पुत्र अजातशत्रु की भी हत्या की थी, लेकिन उदायीन जैन धर्म को मानता था। उदायीन कौन से धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। अच्छा अजातशत्रु से एक क्वेश्चन आपको एक और याद रखना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि एक ट्रिक बताई थी आपको, आका अक करके, अका अक करके, ये थी शासनकाल की। तो 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली संगति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए पहली संगति इसके शासनकाल में हो गई थी। आगे मैं का के बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। फिर इसमें बात करें तो इसका अंतिम जो शासक था, इन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा था, नागदशक था। नागदशक की हत्या करी थी शिशुनाग ने। फिर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी, और उसका जो पुत्र था वो कालाशोक था। अब कालाशोक की बात करते हैं। कालाशोक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशुनाग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने। लेकिन कालाशोक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक, का से कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। क्लियर है। तो कालाशोक भी कौन सा धर्म मानता था, आपका बौद्ध धर्म मानता था। फिर इसके बाद आपका महापद्मानंद आया। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना करी। महापद्मानंद ने नंद वंश की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि महापद्मानंद प्रथम शासक था, और इनके बारे में हमें किसी को याद नहीं करना, हमें लास्ट में याद करना है धनानंद। लास्ट में जो अंतिम था आपका धनानंद, ये आपका अंतिम मौर्य शासक, अंतिम नंद वंश का शासक था। इसके बाद अगर बात करें कि धनानंद के बाद मगध साम्राज्य पे कौन बैठा था, धनानंद के बाद मगध साम्राज्य पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था चाणक्य की सहायता से। कौन बैठा था, चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था चाणक्य की सहायता से। तो उसकी भी मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ कि उसमें कौन कौन से आपके व्यक्ति रहे हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से पहले मैं सब चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ तो आप इन सीक्वेंस को याद रखो कि सबसे पहले कौन बैठा था। अगर आप विजुअलाइज करके पढ़ोगे तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा मज़ा भी आएगा, और आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो चलिए, नंद वंश के बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था, और उसके बाद चंद्रगुप्त बैठा था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार उसका पुत्र बैठा था। इन दोनों के समय में जो महंत थे, उस समय महंत चलते थे, जैसे आज आपके दरबार में मंत्री वगैरह रखते हैं आज के टाइम में, उस समय महंत चलते थे। जो महंत थे दोनों के, वो चाणक्य ही थे। उसके बाद बात करें अशोक, बिंदुसार का पुत्र अशोक बना। अशोक का जो उत्तराधिकारी, इसमें अशोक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे मौर्य काल में, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, अशोक। अशोक से बस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। दशरथ के बारे में हमें इतना याद रखना है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, दशरथ था। और लास्ट में बात करें बृहद्रथ, तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की मृत्यु करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग ने इसकी मृत्यु करके शुंग वंश की स्थापना करी थी, लेकिन उसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अब हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बीच बीच में अलग से समझाता रहूँगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपना। तो चलिए यार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिंबिसार। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी। तो हमको पता है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरे। राजगिरे का दूसरा नाम क्या है, ग्रीवराज।
क्लियर है। राजगीर का दूसरा नाम क्या है? ग्रीवराज। दूसरा बिंबिसार कौन से वंश का संस्थापक है? हरे वंश का। हरे वंश का सबसे प्रथम शासक कौन है? बिंबिसार है। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? देखो, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसका बहुत इजी आंसर है आपका। आपको दो लग रहे होंगे, वैसे तो आपको सब लग रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? वो था आपका बिंबिसार। बिंबिसार दोनों की ही समकालीन था। बिंबिसार जो था आपका दोनों की ही समकालीन था। सॉरी, तो बिंबिसार बुद्ध के भी समकालीन था, और दूसरा बंदा जो जैन, आपके अगर आपसे पूछ लिया जाए जैन के समकालीन कौन था, तो वो भी था। देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा शासक जैन और बुद्ध के समकालीन था, तो उसका भी आंसर आपका क्या है? बिंबिसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो पंचमार्क सिक्का आपके मौर्य काल में चलता था। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता? मौर्य काल में चलता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको पता होगा, सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं। क्लियर है? नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली बनाई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले राजगीर थी, बाद में क्या हो गई थी? इसने वैशाली बना दी थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अब बताओ उज्जैन पड़ता कहाँ है आपका? अगर मैंने आपको मैप दिखाया है तो आप उसमें मैप देख पाओगे, तो मैं मैप आपको दिखा देता हूँ एक बार और। तो देखिए, उज्जैन आपका कहाँ पड़ता है? उज्जैन आपको पता होगा इधर की तरफ पड़ता है। तो उज्जैन कहाँ है? एक तो मालवा प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा ही किसकी राजधानी? अवंती महाजनपद की। किसकी राजधानी? अवंती। तो इस मैप को आप अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि इस मैप से आपसे क्वेश्चन लोकेशन वाइज पूछ सकता है। क्लियर है? क्योंकि रेलवे में आपको पता है, मैं बता दूं, रेलवे में आपसे उल्टे सीधे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो उल्टे सीधे क्वेश्चन का जवाब आप जब ही दे सकते हो जब आपको थोड़ा सा बेसिक विजुअलाइज करके आप चीज़ों को पढ़ोगे। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा अवंती। क्लियर है? अवंती कहाँ है? मालवा प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और पटना शहर की स्थापना किसने की थी, या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपके हर्यक वंश के हर्यक वंश का जो तीसरा बंदा है, तीसरा बंदा कौन है? बिंबिसार के बाद क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद क्या था? उदयन। तो उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, याद रखना इसे भी। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? देखो, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व मगध पर कौन बैठा हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व मगध पर धनानंद का शासन था। नंद वंश का धनानंद आपका शासन करता था। क्लियर है? धनानंद आपका शासन करता था। पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर के भारत आक्रमण के समय मगध के सिंहासन पर कौन विराजमान था? तो वो था आपका धनानंद। और धनानंद किस वंश का था? नंद वंश का था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर ने युद्ध कौन सा करा था भाई? अलेक्जेंडर ने युद्ध करा था हाइड स्पीड का युद्ध करा था। हाइड स्पीड का युद्ध कहाँ करा था? वितस्ता नदी पर किया था। चलो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो चलिए एक बार देख लीजिए, सिकंदर के बारे में पढ़ लीजिए। तो सिकंदर, हाँ, सिकंदर को अलेक्जेंडर भी बोला जाता है, सिकंदर को अलेक्जेंडर भी बोला जाता है। और सिकंदर ने जो अपना आक्रमण किया था वो क्या था भाई? सिकंदर ने अपना यूनानी था। जब वो आक्रमण किया था तो वो कहाँ आया था? आपका वितस्ता, आपका हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, तो वितस्ता नदी ये है आपकी। देखो, ये सारे नाम इसके पुराने दे रखे हैं। वितस्ता नदी ये है। तो वितस्ता का जो वर्तमान नाम है, अगर इस मैप को आप वर्तमान मैप से लोकेट करोगे तो आपको मैच करोगे तो वितस्ता नदी की जगह आपको लिखा मिलेगा झेलम। तो वितस्ता नदी को उन लोगों ने, यूनानी ने क्या बोला था? वितस्ता नदी को यूनानी ने बोला था हाइड स्पीड। क्या बोला था? हाइड स्पीड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वितस्ता का युद्ध
या झेलम नदी का युद्ध या फिर हाइडेस्पीड का युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था आपका? इस वाले एरिया में हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम, देखो उत्तर पश्चिम का एरिया, अगर मैप आप देखोगे तो वो उत्तर पश्चिम का एरिया ही पड़ेगा। उत्तर पश्चिम भारत पर सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? नंदवंश। तो उसने नाम नहीं दे रखा, तो हम अगर वैसे नाम दे रखा होता तो हम क्या लगा देते, इसका धनानंद लगाते थे, लेकिन धनानंद का ये उपनाम ही है नंदवंश। क्या नाम है? नंदवंश किस टाइम में हुआ था? नाम नहीं दे रखा उसने, उसका वंश का नाम दे रखा है। अगर नाम में पूछे तो नाम में आप क्या बताओगे? धनानंद। क्या बताओगे? धनानंद। मौर्य वंश नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका धनानंद का एक उपनाम और है, इसका धनानंद का उपनाम और मिलता है, वो है इसका अग्रमीज। क्या है? अग्रमीज, पूछा जा सकता है अग्रमीज। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सबको पता है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर कहाँ का शासक, कहाँ का राजा था? तो सिकंदर था राजा मैसोडोनिया का। कहाँ का था? मैसोडोनिया का। कौन सी नदी सिकंदर महान के आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? देखो जब उसने झेलम नदी पर युद्ध करा था तो झेलम नदी पर उसे राजा पोरस ने रोका था और राजा पोरस उससे हार गया था। राजा पोरस उससे हार गया था। सिकंदर से जब राजा पोरस हार गया था तो हारने के बाद सिकंदर ने जो पोरस द्वारा जीता गया राज्य था वो उसे लौटा दिया था, और लौटाने के बाद वो फिर आगे इंडिया की तरफ आगे और बढ़ा था। मतलब उत्तर पश्चिमी भाग की अगर बात लें, जैसे मैं बना दूं, ये आपको झेलम नदी है, तो यहाँ पे जब राजा पोरस ने युद्ध लड़ा था तो वो अंदर की तरफ उसने उसका संपत्ति से लुटा के वो अंदर की तरफ और एंटर किया था। जब अंदर की तरफ और एंटर किया था तो उसके जो सैनिक थे, फिर एक नदी पड़ती है हमारी सतलज नदी, पंजाब की तरफ पड़ती है सतलज नदी, उस सैनिकों ने इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी सैनिक थी, नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। एक चीज़ और थी, उस समय उनके सैनिकों को एक रोग हो गया था, वो रोग था प्लेग रोग के कारण सैनिक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और उन्होंने इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर ने केवल यहीं तक अपना शासन किया है, तो पूर्वी सीमा केवल यही है। यानी सिकंदर का ये जो एरिया रहा होगा वो, अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण, तो ये वाला पूर्वी, तो पूर्वी सीमा कहाँ तक रही? केवल सतलुज नदी तक रहेगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 11 का ए, यानी सतलज नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, सबको याद होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है? तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका मौर्य। देखो साम्राज्य निर्माता का मतलब है कि जिसने सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार जिसने बहुत ज्यादा कर लिया उसके बारे में बात कर रहा है। तो नंद वंश के समय में इतना नहीं रहा था, न गुप्त के समय रहा था, वो रहा था आपका मौर्य वंश के समय। सही, मौर्य वंश के समय जो भारत का शासन है वो आपका अफगानिस्तान तक, अगर बात करें अफगानिस्तान तक, देखो मैं दिखा दूं आपको, चलिए उसको मैं लास्ट में दिखा दूंगा मैप को आपको, फिलहाल आप याद रखो अफगानिस्तान तक रहा था। और नीचे आपका, जैसे मैं इंडिया का थोड़ा सा मैप ऐसे बना दे रहा हूं, नीचे आपका केरल नदी, वो आपकी जो नदी है कावेरी नदी, कावेरी नदी से, और इधर उत्तर पश्चिम में आपका गुजरात पड़ता है यहाँ पर, और इधर आपका पाकिस्तान पड़ता है, और इधर आपका अफगानिस्तान पड़ता है। तो उसका जो मौर्य का शासन रहा था, मौर्य का शासन लगभग ये इतना एरिया, ये पूरा सब एरिया लगाओ, और ये आपका लगभग इतने में रहा था। दक्षिण भारत नहीं रहा था पूरा, दक्षिण भारत में उस समय चोलों का मतलब दक्षिण भारत में इतना नहीं रहा था उस समय। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ये है इसका आंसर आपका बी, कोलंबस नहीं आया था।
सही है। फाहियान आया था भारत में, मेगास्थनीज भी आया था, वास्को डी गामा भी आया था। वास्को डी गामा ने तो 1498 में भारत की खोजी की थी एक तरीके से। कोलंबस कहाँ का, कोलंबस ने किसकी करी थी? कोलंबस अमेरिका की तरफ चला गया था। सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? कोलंबस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज था आपका चंद्रगुप्त दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत था। किसका शासक था, किसका राजदूत था? सेलुकस का। अगर पूछा जाए किसका राजदूत था तो आप बताओगे सेलुकस का। सेलुकस निकेटर इसका पूरा नाम है। सॉरी गलत हो गया नाम जरा लिखने में, सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम है। तो सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो मेगास्थनीज ने एक ही फेमस उसका है, वो जो है ग्रंथ इंडिका। क्या है? इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? पता है हमको, मेगास्थनीज की है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो भाई हमें पता है चाणक्य ने उसकी सहायता की थी। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के धनानंद को हराया था और गद्दी पर बैठा था, जबकि चाणक्य खुद नहीं बैठा था। क्लियर है? क्योंकि ये चाहते थे शासन करने से अच्छा एक शासन करवाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आपका चंद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसे अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो किसके कारण थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आपके उपवास के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? उपवास के कारण हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी श्रवणबेला में। कहाँ पर? श्रवणबेला, जो कहाँ पड़ता है आज के टाइम में? मैसूर में। तो मैसूर के श्रवणबेला में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाणक्य था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का था। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य को निम्न से जाना जाता है। तो चाणक्य को आपका जाना जाता है भाई विष्णुगुप्त से। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। क्लियर है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो देखिए आपको मैंने पीछे बताया था कि अगर बात करें इन लोगों में से सबसे पहले कौन था, तो सबसे पहले था मौर्य। मौर्य होगा सबसे पहले जी, बताइए फटाफट। सबसे पहले था मौर्य। मौर्य के बाद आपका आया था वर्धन। वर्धन के बाद आपका कुषाण आया था। उसके बाद आपका आया था गुप्त। तो सबसे प्राचीनतम कौन सा हो गया उसमें? मौर्य हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से प्राचीनतम फिर वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखो इनमें से सबसे प्राचीनतम कौन सा है? इनमें सबसे प्राचीनतम है आपका मौर्य से पहले आपके नंद रह चुके हैं। सही है। पल्लव की बात नहीं चल रही, पल्लव दक्षिण भारत में थे और इनका जो टाइम है वो आपकी 9वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास इनका टाइम चल रहा था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें फिलहाल हमारा क्या होगा? नंद वंश होगा। सही। गुप्त बहुत टाइम बाद की, जब आपका कैलेंडर बनना चालू हो गया था तो उस समय की बात है। सही। तो ये हमारा इसमें फिलहाल आंसर क्या है? हमारा नंद वंश है। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था?
देखो किसको भेजा था, संघमित्रा को। अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था उसने, दक्षिण भारत में, सॉरी दक्षिण में श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका का मैं पुराना नाम बता दूं, श्रीलंका का पुराना नाम है सिंघल, सिंघल, सिंघल प्रदेश। क्या नाम है पुराना, सिंघल प्रदेश। पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि श्रीलंका का यानी लंका का पुराना क्या है आपका, सिंघल। चलिए आगे देखते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित है, तो आपको सबको पता है अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसके सन्निकट किसने स्पष्ट किया, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। देखो ब्राह्मी लिपि को जो स्पष्ट पढ़ा था सबसे पहले वो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेस उस समय कलकत्ता के टकसाल के, कलकत्ता में टकसाल हुआ करती थी, उसके क्या थे, अधिकारी थे। तो पूछा जा सकता है कलकत्ता के टकसाल के क्या थे, टकसाल के अधिकारी थे। चलिए आगे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा उसने पढ़ा, तो इसका भी क्या है, जेम्स प्रिंसेस। अशोक के आपके कुछ अभिलेख हैं जो उसमें मिले हैं, आपके पाली में मिले हैं, ब्राह्मी में मिले हैं। इसकी मैं लास्ट में आपको एक टेबल दिखा दूंगा जिसमें आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया, तो अशोक ने भाई बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म अपनाने की इन्हें जो सलाह दी थी वो किसने दी थी, वो दी थी इन्हें उदयन ने, सॉरी नाम भूला थोड़ा, उसने दी थी उपगुप्त ने। किसने दी थी, उपगुप्त, उपगुप्त, मेरे मुंह से उदयन निकल गया था, उपगुप्त ने दी थी। क्लियर है। तो अशोक, अच्छा अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो कलिंग विजय के दौरान अपनाया था, कलिंग विजय के उपरांत अपनाया था, यानी अच्छा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं इसके अशोक के भाब्रू शिलालेख से। किससे मिलते हैं, भाब्रू शिलालेख से, यानी भाब्रू शिलालेख नहीं, स्तंभ लेख, भाब्रू स्तंभ लेख। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है, तो भाई बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका प्रियदर्शी। अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, तो इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। देखो सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया था तो कलिंग युद्ध के बाद उसने वहां की चट्टानों पर आलेख बनवा दी थी। क्या बनवाए थे, आलेख बनवा दिए थे, यानी चट्टान आलेख, इसका आंसर हो गया। और इसके बाद इसने धम्म विजय, इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद इसने किसका उद्घाटन किया था, धम्म विजय नीति का श्री गणेश किया था। क्या किया था, धम्म विजय नीति का श्री गणेश किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया, तो वो है आपका ढोली। ये ढोली स्थान का है आपका उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा का जो उड़ीसा का प्राचीन नाम ही कलिंग है। क्या नाम है, कलिंग है। चलिए सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो सारनाथ में आपको पता है किसका स्तंभ है भाई, अशोक का स्तंभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित, लॉयन कैपिटल आपके स्तंभ लेख को ही, स्तंभ को ही बोलते हैं। तो वो भी आप जो आपने पता होगा, तीन जिसके जो आपका जिसमें तीन सिर दिखाई देते, तीन शेर दिखाई देते हैं, वो वास्तव में तीन शेर नहीं दिखाई देते, उसमें चार शेर होते हैं, उसके पीछे होता है। तीन आपको आगे दिखाई देते हैं, एक इसके बिल्कुल पीछे होता है शेर बना हुआ। ठीक, तो ये लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
तो कुषाणों का भी नहीं किया है। किसका? कुषाण का। देखो कुषाण जो आए थे वो बाद में आए थे। कुषाण वंश की स्थापना, कुषाण जो थे वो आपके कनिष्क था। सही है, तो ये विदेशी थे, ये भारत के नहीं थे। और उस समय चोल भी थे भारत में, पांडे भी थे और केरलपुत्र भी थे, ये दक्षिण में थे। कुषाण हमारा नहीं था। कुषाण एक कुषाण वंश के जो थे वो बाहर के थे, विदेशी थे यानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्राचीन प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका आंसर है पण। क्या था नाम प्रचलित? पण था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो आपको पता है अजातशत्रु, उसमें सबसे पहले आंसर दिख रहा है, अजातशत्रु आपका नहीं है। सी अजातशत्रु किसका है? अजातशत्रु है आपका हर्यक वंश का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था भाई? इसमें से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसमें अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। राहुल तो बुद्ध का था और बिंदुसार तो इसके अशोक के क्या थे? फादर थे। मौर्य वंश का अंतिम राजा था, मौर्य वंश का अंतिम राजा था क्या? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैं आपको, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये मैं समझा चुका हूँ। सही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर आपको ये याद रखना है, अशोक के शिलालेख याद रखने हैं। अशोक के शिलालेख में आपको ये याद रखना है कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। बाकी इसके जो शिलालेख है सारे किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस में मिले? ब्राह्मी लिपि में। सही, तो ये दो ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है इस पर क्वेश्चन कि कौन से दो शिलालेख मिले हैं इसके खरोष्टी लिपि में? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट इसमें। अच्छा, अशोक के शिलालेखों के खोजकर्ता याद रखना है आप। इसमें आपको जो मेन है इंपॉर्टेंट वो कर्नूल है और आपका एक पेशावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और लोकेशन भी आप इसकी याद रख लेना। लघु स्तंभ लेख की बात करने तो लघु स्तंभ लेख लिखी इसके सारनाथ में। सारनाथ का याद रखना कहाँ पर है? बनारस उत्तर प्रदेश। सांची याद रखना मध्य प्रदेश में, रायसेन। और कौशाम्बी याद रखना अच्छा है, इलाहाबाद में है ये। और आपका रानी का लेख ये भी अच्छा है, इलाहाबाद के किले में है, सी जिसे अकबर ने लगवाया था। चलिए अच्छा, ये मौर्य कालीन इसका मैप है, जहाँ जहाँ मौर्य ने शासन किया था तो सब दे रखा है इसमें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी जैसे जैसे धोली देख लोगे आप यहाँ पे, कलिंग ये लिखा हुआ है आपका, थोड़ा सा लोकेशन याद है। सांची ये है आपका, ठीक है। और आपका कौशाम्बी ये है आपका, और आपका गिरनार देखिए ये है। अभिलेख देखो ये क्या है आपके जो जी इस तरह बने हुए हैं, ये आपके क्या है? शिलालेख हैं। सही है, ये आपके क्या? शिलालेख हैं। तो इन्हें आप याद कर लेना। पांडे थे, देखो उस समय चोल पांडे दे रखे थे, कनिष्क नहीं दे रखा है यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन आया था आपका। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप समझ पाए होगे मेरी वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर जितना आप शेयर करोगे उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सकूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।